जी, फैटल भी होता है और घातक लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है ये फंगल इन्फेक्शन। तो सर जैसे किस तरह की जो हम बात करें कि लोग बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हैं, आपने बात की जैसे जिनको कोविड हो गया था उन्हें हुआ, या कुछ लोग जिनको कैंसर के पेशेंट्स हैं, या जिनको किडनी का प्रॉब्लम है, या जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स ले रखी हैं। तो किस तरह के मामलों में ये ज़्यादा लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, जिन्हें कुछ इस तरह की बीमारियां हैं, और क्या किसी खास उम्र के लोगों के लिए भी ये खतरनाक हो सकता है? पहले क्या मामले कम आते थे इस तरह के फंगल इन्फेक्शन के, अब क्या ये मामले बढ़ गए हैं जब लोग सेंट्रलाइज्ड एसी एनवायरनमेंट में है, या हॉस्पिटल्स में क्या इसका मैनेजमेंट मुश्किल होता है, इसको डायग्नोस करना मुश्किल होता है? क्या लेट स्टेज पे पता चलता है कि लोगों की मौत हो जाती है इनसे? अ, आपने बहुत सारे प्रश्न किए हैं एक प्रश्न में। तो इसमें आप ये देखिए कि जो हमारे हॉस्पिटल में कौन कौन सी जगह है जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो अधिक होती है, गंभीरता ज्यादा होती है। वो एक तो आपने जैसे बताया ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट के रोगियों को, क्योंकि उनमें इम्यूनो सप्रेशन भी लगता है, उनकी वैसे ही प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, और इनमें फंगल इन्फेक्शन, इनमें वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन सभी की संभावना अधिक हो जाती है। इसके अलावा एल्डरली, जिनको हम कहते हैं हमारे जो पुरुष महिलाएं जो 60 वर्ष से ऊपर हैं, डायबिटीज है जिनको, और वो भी डायबिटीज नियंत्रण में नहीं है अगर, तो वो लोग ज्यादा इस पर रिस्क पे होते हैं। कैंसर थेरेपी किसी की चल रही है, चाहे रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, या और किसी वजह से ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे बहुत बार आप देखिए कि इम्यूनो सप्रेशन जब होता है तो एक हर्पीज वायरस का इन्फेक्शन लोगों को काफी हो जाता है। तो इसी प्रकार से ट्रांसप्लांट के बाद पर्टिकुलरली फंगल इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है, और वो उसकी वजह से लोगों को बुखार आता है, उसकी वजह से और शरीर में, और अगर ये ब्लड स्ट्रीम में चला जाए, सर्कुलेशन में पहुंच जाता है, इन्वेजिव जब हो जाता है, जैसा हमने देखा था म्यूकोरमाइकोसिस के साथ, तो फिर वो बिल्कुल उससे मृत्यु भी हो सकती है। और खास तौर से आप देखिए जो हॉस्पिटल में किन एरियाज में, एक तो मैंने कहा ट्रांसप्लांट, जो हमारे सघन कक्ष हैं जिसमें आईसीयू, जैसे आईसीयू में जो पेशेंट होते हैं उनकी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, और उनको भी फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना अधिक रहती है बाकी रोगियों के मुकाबले। इसीलिए आईसीयू प्रोटोकॉल में एक एंटी फंगल मेडिकेशन शामिल किया जाता है। जब भी आईसीयू में ट्रीटमेंट चलता है, लोग एंटीबायोटिक्स पे होते हैं, बहुत जो स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स पे होते हैं, उनका न्यूट्रिशन ठीक नहीं होता है, वो रोग से जूझ रहे होते हैं, तो उस दशा में फंगल इन्फेक्शन लगने की पूरी संभावना रहती है, और इसीलिए एंटी फंगल, फंगस से लड़ने की जो दवाई है वो दी जाती है। इसमें अब देखिए म्यूकोरमाइकोसिस तो था जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में को ज्यादा इफेक्ट करता है, जिसको जैसे हमने देखा भी था राइनो ऑर्बिटो सेरिब्रल, नाक से गया, फिर वो जो हमारा कनेक्शन आंख से होता है, आंख को इफेक्ट किया और फिर ब्रेन को इफेक्ट कर दिया। अब ब्रेन में जब ये फंगल चला गया म्यूकोरमाइकोसिस, तो फिर बचने की संभावना बहुत ही न्यूनतम रह जाती है। इसके अलावा जो दूसरे, एक तो म्यूकोरमाइकोसिस जैसे मैंने कहा हमने बहुत देखा, दूसरा एक एस्परजिलस करके भी है जो लंग्स में ज्यादा होता है, और फिर कैंडिडा जो हमारे पाचन तंत्र में अधिक होता है। जो लोग स्टेरॉइड पे इनहेलर जो लेते हैं, जैसे मेरी अपनी स्वयं पत्नी को वो स्टेरॉइड इनहेलर लेती थी अपने ब्रोंकियल आजमा के लिए, दमे के लिए, तो उनको भी हो गया और उनको काफी लंबे समय तक एंटी फंगल मेडिकेशन लेना पड़ा और ठीक हो गया था। और अधिकतर केसेस में जो है वो फंगस के अगेंस्ट जो दवाई देते हैं, एंटी फंगल मेडिकेशन कहलाते हैं ये, उनसे ठीक हो जाता है। लेकिन आज जो जैसे आपने चर्चा की थी कि रेजिस्टेंस, फंगाई, फंगल इन्फेक्शंस भी रेजिस्टेंट हो रहे हैं एंटी फंगल मेडिकेशंस को,
तो उसके कारण कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें या फंगल इन्फेक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो उसके मुख्यतः 3 कारण होते हैं। किसी भी दवा का अत्यधिक उपयोग, और जहां पे उसकी आवश्यकता नहीं है और फिर उसका उपयोग होने से ये रेजिस्टेंस की संभावना बढ़ जाती है। या अगर उनको एंटी फंगल मेडिकेशन दिया जाना चाहिए था और पूरे जितने दिनों के लिए देना था उतने दिनों के लिए नहीं दिया, जल्दी बंद कर दिया, किसी ने आराम आ गया और दवाई बंद कर दी उन्होंने, तो पूरी तौर से वो फंगस जो है समाप्त नहीं होता है और फिर दोबारा सिर उठा लेता है। और इसके अलावा बहुत सारी दवाइयों से वैसे भी एंटीबायोटिक और फंगाई, बैक्टीरिया और फंगाई रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं लंबे समय तक उपयोग के बाद। और ये समस्या भारत में खास तौर से बहुत गंभीर है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की। अगर हम विकसित देशों से तुलना करें तो ये समस्या हमारे यहाँ बहुत गंभीर है, क्योंकि हमारे यहाँ सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन, सेल्फ मेडिकेशन, इनडिस्क्रिमिनेट यूज जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, कि अनावश्यक दवाइयां दी जाती हैं, अनावश्यक जांच कराई जाती हैं, उसका जो परिणाम होता है वो फिर हम रेजिस्टेंस में देखने में आता है। अच्छा, डोज कई बार पर्याप्त मात्रा में नहीं दी अगर आपने, उससे भी रेजिस्टेंस बनने की संभावना हो जाती है। तो ये इसके मुख्यतः ये कारण होते हैं रेजिस्टेंस होने के। और फिर उससे अगर फंगल इन्फेक्शन नहीं समाप्त होगा तो फिर वो दोबारा फिर पनपेगा, और पनपेगा तो आपकी जान भी ले सकता है वो।